हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन यहाँ पर 12th फिजिक्स का जो अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है विद्युत फ्लक्स। लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उन दोनों में अंतर क्या रहेगा, और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन रह गया था पीछे। एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को स्थित किया जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक अपने को ज्ञात करना है। तो आज का टॉपिक ये रहेगा, उसके बाद में अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को स्थित किया जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, उसके बारे में समझते हैं। तो डायग्राम को ढंग से देखना, उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज रहेगी। जैसे मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र ये बना दिया, ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र ई बना दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र ई हो गया। अब जानना विद्युत क्षेत्र का एरो का निशान किधर है, इधर है। विद्युत क्षेत्र का एरो का निशान किधर है, यहाँ पर है। अब जब एरो का निशान यहाँ है, इसका मतलब आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव आवेश रहा होगा पीछे, और कहीं ना कहीं आगे नेगेटिव आवेश रहा होगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर होगी। तो जाना एरो के निशान की ओर हमेशा कौन सा आवेश स्थित रहेगा, नेगेटिव आवेश, और जो पीछे का साइड है वहां पर कौन सा आवेश स्थित रहेगा, पॉजिटिव आवेश। अब बात करें, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्थित कर रहा हूं मैंने। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लिया, ए बी, ये विद्युत द्विध्रुव स्थित कर दिया। ए पर मैंने माइनस क्यू आवेश रखा, ए पर मैंने माइनस क्यू आवेश रखा, और बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित किया। ए पर मैंने माइनस क्यू आवेश स्थित किया, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित किया, और ये विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब देखो ये माइनस आवेश है, विद्युत क्षेत्र इधर से आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस आवेश पीछे रहा होगा, तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा विद्युत बल। इसी प्रकार यहाँ पर आगे कोई ना कोई नेगेटिव आवेश है और ये धन आवेश है, तो इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, एफ ई, विद्युत बल, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरफ रहेगी। अब जानना ए और बी विद्युत द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी 2a होगी। मध्य की दूरी कितनी होगी, 2a। ए पर जो माइनस क्यू आवेश है उस पर बल क्यों लग रहा है, विद्युत, क्योंकि इस तरफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, इसलिए विद्युत बल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और बी पर प्लस क्यू आवेश है, मुझे पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से चलकर माइनस की ओर होती है, ये इधर से आ रही है तो प्लस इधर है, माइनस इधर होगा। अब यहाँ पर बल की दिशा ये होगी। अब देखो एक बल की दिशा लेफ्ट साइड में, दूसरे की राइट साइड में, तो यहाँ पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। दो बल लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन इस चीज में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों की कीर्य रेखाएं अलग अलग है। दोनों की कीर्य रेखाएं क्या है, अलग अलग। ये कीर्य रेखाएं क्या होती है, तो कीर्य रेखाओं को ध्यान समझना। यदि कोई भी सदिश है, कीर्य रेखा को समझाते हो, जैसे कोई भी सदिश ए वेक्टर है, इसकी कीर्य रेखा क्या होगी, ये इसका हेड और टेल को मिलाते हुए अनंत लंबाई की जो काल्पनिक लाइन खींचते हैं, ये वाली आगे पीछे, इसको अनंत लंबाई की मैं काल्पनिक लाइन खींचता हूं, इसी को बोला जाता है कीर्य रेखा। इसी को क्या बोला जाता है, कीर्य रेखा। हेड और टेल को मिलाते हुए अनंत लंबाई की सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, कीर्य रेखा है। यहां पर देखो इसकी कीर्य रेखा बनाऊं तो पीछे की तरफ इस प्रकार बढ़ेगी, और इसकी कीर्य रेखा बढ़ाऊं तो इस प्रकार। ये दोनों कीर्य रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर है। एक दूसरे की क्या है, समांतर है। और समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका मतलब ये दोनों बल
परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, लेकिन कीर्य रेखाएं क्या भिन्न भिन्न है, जिसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। और ये बल आघूर्ण क्या करेगा, जैसे यहाँ पर ये एक तरफ से उधर बल लगा रहा हूँ, दूसरी साइड में इधर, तो ये क्या करेगा, इसको घुमाने का कार्य करेगा। ये क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। क्या करेगा, एक दूसरे को, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। तो जानना, इसी को अपन लैंग्वेज के रूप में लिखने वाले हैं। इसी को अपन क्या लिखेंगे, लैंग्वेज के रूप में लिखने वाले हैं। माना एक समान विद्युत क्षेत्र, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, जिसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो थीटा कोण बनाते हुए, जो थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अपन ने क्या लिखा, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। अब क्या लिखेंगे, ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इन आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है, जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। चलना, एक विद्युत बल की दिशा ये हो गई, दूसरे की इधर, एक की लेफ्ट साइड में, दूसरे की राइट साइड में, एक दूसरे क्या हो गई, विपरीत। इसलिए परिणामी बल तो क्या हो जाएगा, शून्य। इसलिए परिणामी बल शून्य होता है। यहां तक मैंने लिया, दो बल है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो परिणामी बल क्या हो गया, शून्य। परंतु इनकी कीर्य रेखाएं क्या भिन्न भिन्न है, परंतु इनकी कीर्य रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण इस पर एक विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण लगता है। यहां लिख देता हूं, बल आघूर्ण लगता है। इस लैंग्वेज को वापस समझा देता हूँ। डायग्राम बेस्ड लैंग्वेज है, पूरी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आपके इसमें नंबर नहीं मिलते। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई, इसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है। इन आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा।
जो माइनस क्यू आवेश है उस पर विद्युत बल की डायरेक्शन ये रहेगी, क्योंकि इधर प्लस होगा, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में रहेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, माइनस आवेश होगा। क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ चलती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो प्लस से चलकर इधर आ रही है माइनस की ओर, तो अपन समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, माइनस आवेश होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस आवेश होगा। अब ये बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो बल तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन इनकी किरण रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण वे एक बल आघूर्ण आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, बल आघूर्ण आरोपित करते हैं या बल आघूर्ण लगाते हैं। अब यहाँ पर इस बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं, तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू किरण रेखाओं, किरण रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। किरण रेखाओं की लंबवत दूरी। अब यहाँ पर बल कौन सा लेंगे, तो जानना कोई सा भी बल ले सकते हैं, कोई सा भी विद्युत बल लग सकते हैं, दोनों परिमाण में क्या रहेंगे, समान, दोनों परिमाण में क्या रहेगा, समान रहने वाला है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण को जानना टो से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, टो से। टो बराबर एफ ई इंटू किरण रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी में यहाँ पर एक लंब डाल रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट पर मैंने लंब डाल दिया एम, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, बी एम। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, बी एम। और मुझे पता है विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है, एफ ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई। एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई होगा। अब मुझे किसका मान निकालना, बी एम का मान निकालना। बी एम का मान निकालने के लिए मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम से। अब ये थीटा है, तो ये भी इसके पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। और थीटा के सामने वाले ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा के साथ वाले आधार, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, कर्ण पता है मुझे, कर्ण कितना, ए बी 2a के बराबर। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण याद करना है, तो उसमें क्या लगता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी एम से साइन थीटा का मान निकालूंगा, साइन थीटा लंब बी एम बटा ए बी। और ए बी किसके बराबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर बी एम, यहाँ पर एक लाइन कम कर देते हैं, या फिर मैं ऐसा लिख दूं, बी एम बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी एम का मान हो जाएगा 2a साइन थीटा। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 3। समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, टो बराबर एफ का मान, ए पी का मान क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो टो बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, q इंटू 2a और साइन थीटा। और ये q इंटू 2a क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कल अपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो टो बराबर क्या हो जाएगा, ई पी साइन थीटा। जब इसका सदिश रूप लिखते हैं तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ पी ई साइन थीटा। क्या लिखूंगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ये समीकरण मेरे पास आ गया 4। ये क्या आ गया समीकरण, तो टो बराबर पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर टो क्या है, सदिश राशि होगा, बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश। ये पी क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी कैसी राशि है, सदिश। और विद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश। तो दो सदिश राशियों के गुणनफल से मेरे पास सदिश राशि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये सदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है। तो इसको सदिश रूप में लिखना चाहिए, सदिश रूप, सदिश रूप लिखेंगे, सदिश रूप। तो टो वेक्टर बराबर हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। अब इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो
ठीक है, ये टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया है। क्या होगा, पेपर में ऑप्शन चेंज कर दिया, बोला कि बल आघूर्ण का सूत्र होगा, और उसमें जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर देखो, पहला था पीई, दूसरा था पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, तीसरा ऑप्शन था ई वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और चौथा ऑप्शन था ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो इस चीज़ को विशेष कर जानना, सदिश रूप अच्छी ढंग से आपको समझना है, करना है। और ये पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, टो बराबर पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। ये एक बार देख लो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, उसके बाद अगला इसका कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं। आगे अपन बात करेंगे इसके कंडीशन की, किस प्रकार इसकी कंडीशन अप्लाई होगी। तो जानना कंडीशन यहाँ से लेंगे, टो बराबर पी ई साइन थीटा, तो थीटा के अलग अलग मान पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगता है। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो बल आघूर्ण जब सदिश योग होता है तो ई वेक्टर, पी वेक्टर और टो वेक्टर तीनों की दिशा परस्पर क्या होगी, लंबवत होगी। यानी यदि ये एक्स अक्ष में है तो ये वाई अक्ष में होगा, और ये किस में होगा, जेड अक्ष में आरोपित होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो तीनों की दिशा क्या रहने वाली है, भिन्न भिन्न रहने वाली है। अब अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला टो बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो केस फर्स्ट क्या लेंगे, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री। और थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब ये वाला जो एंगल है 0 हो जाए, इसका मतलब ये क्षैतिज हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया तो यहाँ पर जो बल लगेगा, जैसे विद्युत क्षेत्र ये यहीं पर बना के बता देता हूँ। ये विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, और यदि विद्युत द्विध्रुव ए बी इस साइड में आ जाए, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रहे, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगने वाला है, और दोनों की रेखा एक हो जाएगी, जिसके कारण बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस स्थिति में बल आघूर्ण शून्य होने का मतलब क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव क्या स्थायी अवस्था में, कौन सी अवस्था में होगा, स्थायी अवस्था में। तो साइन 0 करोगे तो टो बराबर 0, टो बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, स्थायी अवस्था में होगा, स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था होगी, या फिर बोल सकते हैं साम्य अवस्था। विद्युत द्विध्रुव की अवस्था कौन सी हो जाएगी, स्थायी अवस्था हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं साम्य अवस्था हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं संतुलन की स्थिति होगी। ये क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, यदि थीटा का मान 90 हो और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर टो बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान क्या हो गया, 1, तो यहाँ पर टो बराबर क्या हो जाएगा, पी। ये टो का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, टो का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इस प्रकार स्थित हो, ए इधर हो और बी यहाँ पर हो, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, एक पर बल इधर लग रहा है, दूसरे पर बल इधर लग रहा है। तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अस्थायी अवस्था हो जाएगी। इसकी साम्य अवस्था नहीं रहेगी, ये साम्य अवस्था में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से घूमेगा 100%। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ले सकते हैं, 180 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाए, 180 हो जाए। 180 होने का मतलब क्या हो गया, टो बराबर पी ई साइन 90, साइन 180, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, पुनः 0 हो जाएगा, टो बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखना है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया, यहाँ पर ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पॉइंट पर बी आ गया, इस पॉइंट पर क्या आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो यहाँ पर बल लगेगा इस दिशा में, यहाँ पर बल लगेगा इस दिशा में। तो इस कंडीशन में ये साम्य अवस्था तो है लेकिन स्थायी नहीं रहेगा। साम्य अवस्था तो होगी लेकिन स्थायी नहीं होगा। यहाँ पर जानना अस्थायी है और असाम्य अवस्था है, यहाँ पर स्थायी अवस्था और साम्य अवस्था है।
यहाँ पर जानना स्थायी तो है लेकिन अस्थायी होगा लेकिन साम्य अवस्था में होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ये इसकी कंडीशन रहेगी। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कंडीशन डाल के भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखेंगे अस्थायी अवस्था, असाम्य अवस्था। यहाँ पर क्या हो जाएगी साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था बोल सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा अस्थायी होगा, अस्थायी अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था हो जाएगी, इसको बोल सकते हैं साम्य अवस्था। अस्थायी रहेगी लेकिन साम्य अवस्था में रहेगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चले आपको कौन सा टॉपिक डाउट में आ रहा है। ठीक है, यदि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न वाला लगे वर्ड या फिर कोई भी शब्द लगे, कोई सा भी टॉपिक लगे, उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट किया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितने आप ज़्यादा शेयर करोगे अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो और उसके बाद में अपनी लाइव क्लास चालू हो जाएगी। तो इसलिए विशेषकर शेयर ज़्यादा किया करो। शुरू में अभी जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक मैं आपको शेयर करने के लिए बोलूँगा, उसके बाद में शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद में लाइव क्लास चालू हो सकती है, ताकि आपके तुरंत डाउट ले सकूँ मैं, और जो तुरंत सॉल्यूशन होगा अपन बातचीत करते हुए उस टॉपिक को सॉल्यूशन कर पाएंगे, टॉपिक को समझा पाएंगे। वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का तरीका हो जाएगा। जैसे क्लासरूम में एक्सप्लेन कर पाते हैं, जब लाइव क्लास चलेगी तो उस हिसाब से अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी क्या है, रिकॉर्डेड चल रहा है, रिकॉर्डेड में मुझे आपका फीडबैक लेट आएगा तो मैं अभी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। जब लाइव क्लास चलेगी तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर सीधा मेरे पास स्क्रीन पर आपके कमेंट रहेंगे। जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं वहाँ पर पढ़कर आपके तुरंत उस डाउट का सॉल्यूशन कर पाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब अगला टॉपिक की बात कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। एक चीज़ और यहाँ पर मात्रक की बात कर लेते हैं। पहले मात्रक रह गया, विमा रह गया, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रक देखते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू दूरी लिख सकता हूँ। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। बात करेंगे विमा की या विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र, तो वो क्या हो जाएगा, बल का क्या होता है m1 L1 T-2 और मीटर है तो L1। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, m1 L2 T-2, यानी जो कार्य ऊर्जा की विमा हो रही है वही किसकी विमा प्राप्त हो रही है, बल आघूर्ण की प्राप्त हो रही है। ठीक है, अच्छे से देखना है, ढंग से आपको टॉपिक को समझना है। अब अपन बात करेंगे विद्युत फ्लक्स। आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गई तो विद्युत फ्लक्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या रहने वाला है, कोई भी एकांक क्षेत्रफल है, कोई भी, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, कोई भी विद्युत क्षेत्र में इस क्षेत्र के लंबवत मैंने एक पृष्ठ बना लिया। ठीक है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मैंने मान लिया कोई भी पृष्ठ ले लेता हूँ, पृष्ठ का मतलब ये वाला पृष्ठ ले लिया मैंने, ये कवर ले लिया, मैंने बोल दिया ये क्षेत्रफल है, ये उंगलियां क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र। अब मैंने इस विद्युत क्षेत्र को, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके लंबवत ये सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लो 4 है, तो 4 है तो ये 4 क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा, फाई का मान 4 आ जाएगा। यदि मैं इसको घुमा दूं तो ये भी लंबवत है, तो यहाँ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब कितनी होगी, 2 होगी, तो पारित फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यदि मैंने इसको किसी कोण के साथ में घुमा दिया, किस कोण के साथ में घुमा दिया, तो उस कंडीशन में पहले मान लो ये था 4 आ रहे थे, अब मैंने इसको किसी कोण के साथ में घुमा दिया, तो कोण के साथ में घुमा दिया तो यहाँ पर 2 ही जा रही है, तो पारित फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका लंबवत लेंगे,
यानी लंबवत गुजरने वाली इस पृष्ठ के लंबवत जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसे ही क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहां पर परिभाषा लिख देता हूं, किसी क्षेत्रफल के तल के लंबवत गुजरने वाली यहां पर थोड़ा सा चेंज, किसी एकांक क्षेत्रफल लिख देता हूं, किसी एकांक क्षेत्रफल के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को जानना किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। फाई ई भी लगा सकते हैं, या तो फाई लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत के लिए यहाँ पर ई लगा सकते हैं, और फाई लिखोगे तो भी सही होगा, ऐसा नहीं है गलत है। फाई ई भी लिख सकते हो क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से ही प्रदर्शित करेंगे, विद्युत फ्लक्स को भी किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। तो विद्युत फ्लक्स के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, और वहाँ पर मैग्नेटिक होगा तो एम यूज कर सकते हैं या फिर बी यूज करेंगे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स के फाई बी यूज करेंगे, विद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और विद्युत फ्लक्स ध्यान रखना अदिश राशि होती है, कैसी राशि होगी, अदिश राशि रहने वाली। अब इसका सूत्र किस प्रकार व्युत्पन्न करेंगे, एक बार परिभाषा लिख लो, उसके बाद में इसका सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। फाई बराबर ई ए कोस थीटा जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। एक एक पॉइंट को ढंग से लिखना है, और साथ साथ में रीडिंग जरूरी होनी चाहिए, और वीडियो को कंटिन्यू देखना है। यदि आप वीडियो को ब्रेक करते हुए चल रहे हो, जैसे पहला देख लिया, दूसरा नहीं देखा, तीसरा नहीं देखा, चौथा देख लिया, तो उस कंडीशन में फिजिक्स समझ में नहीं आती है। क्लियर कट बता देता हूँ आपको, फिजिक्स को समझना है तो जानना, विशेषकर आपको कंटिन्यू ही वीडियो देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार देखने पड़ेंगे। फिर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट जरूर करके देखिए। यदि आपको पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये आप रिवीजन के लिए देख रहे हो, तो आपको इसको 1.5x पर या 2x पर स्पीड में चला के पूरे डिटेल में समझ सकते हो। अब देखो इसकी परिभाषा लिख ली, अब इसका फॉर्मूला सूत्र लगाते हैं। अब जानना, एक वर्ड यूज करूंगा सूत्र व्युत्पन्न करने से पहले, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल जानना कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए एक काल्पनिक भौतिक राशि मान ली क्षेत्रफल सदिश, जो सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के तल के लंबवत क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश। मान लो ये मैंने एक क्षेत्रफल ले लिया, इसके लंबवत मैंने एक छोटा सा इसका भाग ले लिया, क्षेत्रफल का ये भाग ले लिया, और इसके लंबवत तल के लंबवत बाहर की ओर निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ध्यान रखना, कोई भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के किसी भी बिंदु से, छोटे से पॉइंट क्षेत्रफल से, उसके लंबवत एक लाइन खींचते हैं क्षेत्रफल के लंबवत। जैसे ये क्षेत्रफल है, इसके लंबवत इस प्रकार बाहर निकलता हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्षेत्रफल सदिश सदैव क्या होंगे, तल के लंबवत। ये पॉइंट विशेष कर जाना, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश सदैव तल के लंबवत, सदैव तल के लंबवत बाहर की ओर होंगे। ये विशेषकर आपको जानना, क्षेत्रफल सदिश क्या होंगे, तल के लंबवत बाहर की ओर होंगे। अपन जब भी क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे, जहां पर भी आपको तल मिले उसके क्या रहेगा, लंबवत बाहर की ओर रहेगा, भीतर की ओर भी नहीं करेंगे। इस चीज को जानना, ये एक काल्पनिक भौतिक राशि है। पहले क्लियर कट बता दूं, ये एक काल्पनिक भौतिक राशि है। क्षेत्रफल अदिश होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल को लंबवत
प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रफल सदिश का उपयोग करते हैं कि क्षेत्रफल का जो लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होगी। किसकी दिशा में होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। अब देखते हैं सूत्र उत्पन्न करते हैं। जैसे बोर्ड एक क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा? ये बोर्ड से तल के लंबवत गुजरने वाली रेखा, ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा तल के लंबवत बाहर की ओर डीए वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। यदि कोई क्षेत्रफल इस तरफ है तो यहाँ पर इसके लंबवत नीचे की ओर रहेगा, जो ये वाला रहेगा विद्युत क्षेत्र, ये सॉरी क्षेत्रफल ये, यदि ये तो क्षेत्रफल सदिश ये, क्षेत्रफल इस तरफ हो जाए क्षेत्रफल सदिश ये हो जाएगा, यदि क्षेत्रफल उल्टा कर दूँ तो क्षेत्रफल सदिश ये हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं इसका सूत्र उत्पन्न करता हूँ। सूत्र उत्पन्न किस प्रकार किया? मैंने मान लिया कोई भी विद्युत क्षेत्र है ये वाला ई वेक्टर, इसके साथ कोई क्षेत्रफल है वो थीटा कोण पर स्थित है। किस कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश बना दिया मैंने, ये डी ए वेक्टर, ये क्या बना दिया? डी ए वेक्टर, और ये क्या? ई वेक्टर। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में मैंने एक क्षेत्रफल ले लिया जो थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश के साथ में भी कितना कोण बनाएगा? ये थीटा बनाएगा विद्युत क्षेत्र के साथ में। और फ्लक्स की परिभाषा क्या है? तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो या तो आप डीए वेक्टर को ई वेक्टर के दिशा में लेके आओगे या फिर ई वेक्टर को डीए वेक्टर की दिशा में लेके जाओगे। दोनों में से एक काम करना है। तल के लंबवत तभी होगा जब या तो जो ए वेक्टर डीए वेक्टर है और ई वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, तभी तल के लंबवत प्राप्त होगा। तो यहाँ पर फाई बराबर जो निकालेंगे फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? अब मैं इसका घटक लूंगा। यदि मैं इस पर लेके आऊँ तो भी सही है, ये वाला उधर लेके जाऊँ तो यहाँ पर जाना ई वेक्टर के दो घटक होंगे, एक तो थीटा के साथ वाला, एक थीटा के लंबवत होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ई कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा? अब जानना जो पारित फ्लक्स है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत, वो क्या हो जाएगी? ई कोस थीटा। क्या हो जाएगी? ई कोस थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई कोस थीटा और क्या हो जाएगा? डी ए, और क्या हो जाएगा? डी ए। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूँ, ये छोटे से क्षेत्रफल की बात करें, इस क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स है तो यहाँ पर क्या लगा दूँ? डी फाई। ना कंप्लीट क्षेत्रफल से नहीं निकालें, केवल इस बिंदु क्षेत्रफल से निकाला है। बिंदु क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई हो जाएगा। और इसको मैंने डीए वेक्टर की दिशा में लिया, यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र को लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि क्षेत्रफल के लंबवत कौन सा वेक्टर होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। और लंबवत गुजरने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो इस विद्युत क्षेत्र को मैं किसके लंबवत लेके जा रहा हूँ? तल के लंबवत या फिर क्षेत्रफल सदिश की दिशा में लेके जा रहा हूँ। तो वहां पर जैसे ही लिया तो थीटा वाला घटक हमेशा क्या होगा? कोस, और थीटा के लंबवत साइन। तो साइन का अपने को कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई रोल नहीं रहेगा पारित फ्लक्स में। तो यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या? डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई कोस थीटा डी ए। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब जानना है यहाँ पर ये क्या प्राप्त हुआ मुझे? अल्पांश पारित फ्लक्स, अल्पांश विद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ। मुझे कंप्लीट के लिए क्या करूँगा? यहाँ पर समाकलन करूँगा। कंप्लीट के लिए क्या करते हैं? समाकलन। समीकरण का समाकलन करने पर समीकरण का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फाई, यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। जानना किसके सापेक्ष कर रहे हैं? डी ए के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर फाई के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? फाई बराबर ई, इसका छोटा सा अल्पांश डी ए तो कंप्लीट क्षेत्रफल ए हो जाएगा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब जानना क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, साथ में क्या आया हुआ? कोस आया हुआ है। इसका मतलब दो सदिशों के गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त हुई है। तो कैसा गुणनफल होगा? डॉट गुणनफल। कैसा गुणनफल होगा? डॉट। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे। फाई बराबर ई ए कोस थीटा और फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको अपन दूसरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि इसको लिखना चाहूँ तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर, यहाँ से इसका समाकलन करता हूँ तो ये फाई बराबर एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये भी फॉर्मूला यहीं से बन रहा है। कैसे बनेगा?
विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश भी सदिश राशि है, दो सदिशों के गुणनफल से कैसी राशि प्राप्त हो रही है, अदिश राशि। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर फाई का समाकलन करेंगे, डी फाई का समाकलन करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और समाकलन कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से लेकर ए तक चलेगा, यानी 0 क्षेत्रफल से लेकर कंप्लीट क्षेत्रफल तक समाकलन चलेगा। ये फाई का फॉर्मूला रहेगा, इस चीज को विशेषकर आपको ध्यान में रखना। एक फॉर्मूला ये याद रखना, दूसरा ये वाला याद रखना, तीसरा ये फाई बराबर ये कोस थीटा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ज्यादा जो यूज करेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको विशेषकर ध्यान रखना है। अब जानना दो सदिश राशियां, दो सदिश राशियों के गुणनफल से, डॉट गुणनफल से सदैव कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स कैसी राशि हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। इसके मात्रक के बारे में जिक्र किया जाता है। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जानना, फाई बराबर मात्रक के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार, ई और ए। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटा आवेश। तो ये फॉर्मूला यहाँ रखूँ तो यहाँ से फाई बराबर एफ बटा क्यू इंटू ए। अब इसका मात्रक लगाना चाहूँ तो मात्रक, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन बटा में क्या हो जाएगा, कूलम, इंटू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, इंटू क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये एक मात्रक प्राप्त हो गया। यहीं से अपन विमा निकालेंगे। तो दूसरा मात्रक और प्राप्त करना चाहूँ तो मैं इसको दूसरे मात्रक के लिए क्या लिखूंगा, न्यूटन को एन लिख दूं, मीटर स्क्वायर को मैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ। मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर बटा में क्या लिख दूं, कूलम। न्यूटन इंटू मीटर, बल गुणा विस्थापन क्या हो गया, कार्य हो गया। बल गुणा विस्थापन क्या हो गया, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटा कूलम इंटू मीटर, जूल बटा कूलम इंटू मीटर। और v बराबर आपने पढ़ रखा, v बराबर क्या होता है, w बटा क्यू। w बटा क्यू मतलब जूल बटा कूलम। तो क्या हो गया, विभव, और विभव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेपर में पूछा जाता है वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का। यदि आपको सीधा ही पता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है तो ये सीधा अप्लाई यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर कर सकते हैं। वोल्ट बटा मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे वोल्ट बटा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बचेगा, वोल्ट इंटू मीटर। इसको विशेष कर जानना, ये पेपर में पूछा जाता है वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक है और वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है। वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक रहने वाला है और वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक रहने वाला है, विद्युत फ्लक्स का। अब बात करेंगे विमा की। अब विमा यहां से निकालूंगा विद्युत फ्लक्स की। बल की विमा मुझे पता है, बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर बटा में कूलम है। कूलम की विमा क्या होती है, 80। कूलम की विमा क्या होती है, 80, यानी आवेश की विमा क्या होगी, 80। ठीक है, अब जानना यहाँ पर इसको सम्मिलित रूप में लिखना चाहूँ, M L T और A, चार मेरे पास मूल भौतिक राशियाँ। यहाँ पर द्रव्यमान है, लंबाई है, समय और विद्युत धारा है, चार मूल राशियाँ। तो M कहाँ पर है, M एक ही है तो 1 हो जाएगा। L कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। L की पावर 3 नीचे नहीं तो L की पावर 3। T की पावर माइनस का 2 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 3। A की पावर यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। ये क्या हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको विशेषकर ध्यान रखना। वापस देख लो एक बार के लिए, रिकॉल करते हैं। कोई भी क्षेत्रफल है, उसका एक छोटा सा भाग लिया, छोटा क्षेत्रफल लिया, डीए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर ये ले लिया। मान लिया मैंने विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो पारित फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या होगा, तल के लंबवत गुजरने वाली देखते हैं अपन। तो तल के लंबवत गुजरने वाली, तो विद्युत क्षेत्र का मैंने इसके तल क्षेत्रफल के लंबवत घटक ले लिया, ई कोस थीटा। तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, पारित फ्लक्स कहेगा। इस छोटे से क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई। छोटे से क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। डी फाई बराबर क्या होगा, ई कोस थीटा इंटू डी है, ई कोस थीटा इंटू डी है।
अब मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, ई डी ए कोस थीटा बराबर डी पाई। समाकलन करूंगा, ये तो छोटे से क्षेत्रफल का, इस कंप्लीट क्षेत्रफल का निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। समाकलन क्या हो जाएगा, डी पाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। जानना ई क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, सदिश राशि है, डी ए क्षेत्रफल सदिश है, सदिश राशि है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से ही कोस थीटा आता है। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसको वापस सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा, और फाई डी फाई का समाकलन करेंगे, मेरे पास कंप्लीट फाई आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये आ गया। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, फाई यहाँ पर हो गया। अब मैं किसके सापेक्ष समाकलन होगा, डी ए के सापेक्ष। तो ई कोस्टिएंट रहेगा 12 आ जाएगा, कोस थीटा कोस्टिएंट रहेगा 12 आ जाएगा। डी ए का समाकलन करेंगे 0 से ए तक, क्या प्राप्त क्या होगा, ए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। क्या प्राप्त हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। तो फाई बराबर यहाँ पर सदिश राशि और दो सदिशों के अदिश गुणनफल से ही कोस थीटा प्राप्त हो रहा है। तो ई वेक्टर डॉट ए। अब जाना अदिश गुणनफल में आप ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिखोगे तो भी सही है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हो तो भी सही रहेगा। तो ये मेरे पास विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अगला रहेगा विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। तो यहाँ से पता चल रहा है दो सदिशों के अदिश गुणनफल से सदैव कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। बात करेंगे मात्रक की, तो मात्रक यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, फाई बराबर ई ए। कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये संख्यात्मक मान होगी तो ई ए, कोस थीटा का मान 1 मान लिया तो ई ए। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है एफ बटा क्यू इंटू ए। एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू क्या होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को मैं मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूँ। बल को मैंने न्यूटन को एन से प्रदर्शित किया, कूलम को सी से प्रदर्शित कर दिया। मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर। मुझे पता है न्यूटन इंटू मीटर बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जूल बटा कूलम। क्या बन गया, जूल बटा कूलम इंटू मीटर है तो मीटर लगा दिया। और जूल बटा कूलम यानी कार्य बटा आवेश क्या होता है, विभव होता है। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो जूल बटा कूलम को क्या लिखूंगा, वोल्ट, और मीटर है तो मीटर। तो ये पेपर में पूछा जाता है वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, विशेषकर ध्यान रखना है इसको। वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। अब बात करेंगे विमा की। विमा यहाँ से निकाली मैंने इस फॉर्मूले से। मुझे पता है बल की विमा पता है, m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2। मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, कूलम है तो 80 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, M L T और A। यहाँ पर चार भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियाँ, द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं द्रव्यमान 1 ही है तो 1 लगा दिए। लंबाई यहाँ पर 2 है, एक प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर समय माइनस का 2 और नीचे प्लस का 1 है। ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 और ए क्या हो जाएगा, -1। ये विमा हमने को प्राप्त हो जाएगी विद्युत फ्लक्स से। जानना, ये आपको याद भी रखने हैं, अच्छे से पढ़ना है। कल अपन पढ़ेंगे गॉस के नियम के बारे में, और गॉस का नियम पढ़ने से पहले अपन आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में गॉस का नियम पढ़ेंगे, गॉस के नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे, और उसके बाद में 3 अनुप्रयोग है गॉस के, और उसी के बाद में फर्स्ट चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। अब लगभग 3 से 4 क्लास में अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो देखते रहें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अपन जल्द से जल्द लाइव आ सकें। और लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइब चाहिए और कुछ व्यू घंटे भी चाहिए। तो आप वीडियो देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अच्छे से देखें। आपको टाइम कम मिल रहा है तो 1.2x से देख लो। यदि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा हुआ है, केवल और केवल रिवाइज करना है, तो 2x के साथ भी, स्पीड के साथ में देख सकते हो। तो देखना ज़रूर है, समझना ज़रूर है। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर करना है आपको। तो हमारा अपना वीडियो कैसे लगा, उसकी क्वालिटी के बारे में, वॉइस क्वालिटी के बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताएं।